नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने आगे की टॉपिक पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट 2011 के बारे में। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ ली है, सेक्शन 3 पे भी बात कर ली है और आपको डेफिनेशन याद भी हो गई होगी, कुछ ट्रिक भी बताई थी मैंने और कुछ प्री के क्वेश्चन भी उसके साथ क्या करे थे, हमने डिस्कस किए थे आपके साथ, है ना। तो ये हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए आज सेक्शन 4 पे बात करते हैं। तो सेक्शन 4 की अगर आप रीडिंग करेंगे तो ये सब आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है यही आपको निकलेगा। ठीक है, क्या बात करता है सेक्शन 4? सेक्शन 4 बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सेक्शन 107 द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आपको पता है कि 107 टीपीए का क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर किसी भूमि को क्या करना है, हस्तांतरण करना है, ठीक है, या लीज पे देने के लिए क्या करना है, तो किसी भूमि को लीज पे देने के लिए हस्तांतरण कैसे करना है, पट्टा उसका कैसे करेंगे, तो उसमें बोला जाता है कि वो पट्टा जो होना चाहिए वो रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए तब। तो इसी में भी वही बात बोलता है और आपका प्री का क्वेश्चन भी यही बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा कि बात सुविधा के लिए आप किसी भी एकोमोडेशन के लिए, है ना, किसी को भाड़े पर रेंट पे देने के लिए या लेने रेंट देने के लिए या लेने के लिए जो लिखित अनुबंध की मांग करता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की मांग करता है, रिटन एग्रीमेंट की करता है, वो कौन सा सेक्शन है? तो वो सेक्शन 4 ही है आपका, है ना। तो लीज कैसी, हाउ मेड, रजिस्टर्ड और रिटन होना चाहिए। और जो उसका सबसेक्शन 2 बात करता है वो बात करता है कि दो चीज़ों की सिवाय, एक तो आपकी लीज जो रजिस्ट्रीकृत है और दूसरा आपका जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसा है, इन राइटिंग है। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के आप क्या नहीं करोगे, ना तो किसी एकोमोडेशन को ना तो भाड़े पर दोगे, ना तो भाड़े पर लोगे, ना तो उसको किराए से चलाओगे, ना तो उसको किराए से दोगे। ये वाली बात करता है आपका सेक्शन 4। इसका सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 बात करता है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले, मतलब कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, या उस अधिनियम के प्रारंभ होने पर क्या करता है, दो बातें करता है कि अगर कोई एग्रीमेंट किया है उसने, तो वो एग्रीमेंट किसके समक्ष पेश किया जाएगा? आरसी के समक्ष पेश किया जाएगा, फाइल किया जाएगा आरसी के समक्ष। इसको हमने क्या दिया है, किराए से क्या दिया है, घर दिया है, या किराए से कोई भूमि दी है, या लीज पे कोई भूमि दी है, इस तरीके से। दूसरा मतलब अनुबंध क्या हुआ इसमें जो आपका क्या है एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या हुआ, ऑलरेडी निष्पादित, एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑलरेडी एक्सिक्यूट, निष्पादित किया गया था। कब? जब आपका एक्ट क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था या प्रारंभ होने के पहले, है ना। ये वाली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कोई अनुबंध अगर निष्पादित नहीं हुआ है, नो एग्रीमेंट इन राइटिंग, दो कंडीशन निकलती हैं। एक तो एग्रीमेंट इन राइटिंग, पहली कंडीशन ये निकली। दूसरी कंडीशन ये निकलती है कि एग्रीमेंट, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट इन राइटिंग। तब कंडीशन क्या है? तब कंडीशन देखो क्या निकल के आती है, नो एग्रीमेंट इन राइटिंग। तब जो लैंडलॉर्ड है और जो आपका टीनेंट है अभी धरती से उपबंध में लिखित अनुबंध में निष्पादित करेंगे और भाड़ा नियंत्रण के समक्ष वही वाली चीज है। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है राइटिंग में, तो उसको क्या करो, राइटिंग में करवाओ भैया, और राइटिंग में करा के वापस से किसके समक्ष पेश करना, आपके आरसी के समक्ष क्या करना है, आपको फाइल करना है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट फेल द प्रेजेंट jointly copy tenant agreement under clause as fail the reach of agreement of clause B, landlord tenant shall separately file and particular about the tenancy। इसके बारे में बात करता है। क्या बात करता है? ये एक ही चीज की बात कर रहा है, दो चीज। प्रोवाइजो देखना क्या बात करता है। ठीक है, इसका प्रोवाइजो पे बात करते हैं। प्रोवाइजो दिख रहा होगा कि नहीं यार, तो प्रोवाइडो, ठीक है, प्रोवाइजो पे बात करते हैं। ए वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? ए वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि ए के अनुसार जो टीनेंट है और जो लैंडलॉर्ड दोनों का संयुक्त है, ज्वाइंट है, ठीक है, ये एग्रीमेंट बना है इन दोनों का। क्या बना है? ये एक एग्रीमेंट बना है और ये एग्रीमेंट फाइल करने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, फेल रहते हैं। ज्वाइंटली जो एग्रीमेंट है,
एग्रीमेंट करा है और इसको फाइल करने में क्या रहते हैं, आरसी के समक्ष क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, मतलब फेल रहते हैं इन द फ्रंट ऑफ आईपीसी बिफोर और आरसी, है ना ये। और बी वाला क्या बोलता है, बी के अनुसार ये बोल रहा है कि टेनेंट ओनली एग्जीक्यूट करने में फेल रहता है। अब इसमें से ये अब ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता, इसको करने में यहाँ पे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब टेनेंट की भी कंसेंट मिली है, लैंडलॉर्ड की कंसेंट, आपसी कंसेंट से एक एग्रीमेंट मिला, और इस एग्रीमेंट को ज्वाइंट जो कंसेंट थी उसको फाइल करने में आरसी के समक्ष फेल रहा, और टेनेंट ने इस पर एग्जीक्यूट नहीं किया। जैसे कि लैंडलॉर्ड ने क्या किया, एक एग्रीमेंट तैयार किया 500 रुपये का, ठीक है, अब उस पर जो कौन था, आपका टेनेंट था, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब उसने सिग्नेचर नहीं किया इस पे कि हम इसके किराएदार हैं फलाना ढिकाना इस टाइप से, तब वो फेल रहा। तब क्या होगा, तब टेनेंट और लैंडलॉर्ड, तब उस कंडीशन में क्या कंडीशन निकली, तब कंडीशन में जो आपका टेनेंट है और आपका क्या है, लैंडलॉर्ड है, जो आपका टेनेंट है और आपका क्या है, एक लैंडलॉर्ड है, ये क्या करेंगे, सेपरेट अलग से, अगर इसने एग्जीक्यूट नहीं किया है वो एग्रीमेंट को, तो ये एग्जीक्यूट करके अलग से चले जाएगा, और लैंडलॉर्ड क्या है, खुद के सिग्नेचर करके अलग से चले जाएगा। तो सेपरेट अलग अलग आरसी के समक्ष क्या देंगे, जानकारी, नॉलेज दे देंगे कि आरसी के समक्ष जानकारी के लिए क्या करेंगे, दर्ज किएंगे कि भैया मैंने इस इंसान को क्या किया है, किराए से दिया है, उसके जैसे ही सिग्नेचर हो जाते हैं और ये मेरा भाड़ा उसको रेंट जो है किराए पे चला है, उस स्थान को किराए पे दे दिया है, ठीक है, ये वाली बात है, क्लियर। मतलब दोनों में बात करता है, ए पॉइंट में टेनेंट और लैंडलॉर्ड की ज्वाइंट एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट आरसी के समक्ष पेश नहीं हुआ, पहली कंडीशन। दूसरा कि एग्रीमेंट बन चुका है लेकिन उस पर साइन नहीं हुए हैं, ठीक है, इसके टेनेंट ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तब उस कंडीशन में क्या, जो लैंडलॉर्ड है वो उसको साइन करके, खुद के साइन करके, और आरसी को जानकारी दे देगा कि इस व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, किराए से दे रहे हैं, और जो लैंडलॉर्ड है उसके पास अगर एग्रीमेंट की कॉपी होगी, ठीक है, तो वो भी सेपरेट जा सकता है कि हम इसके घर पे रह रहे हैं, ये जानकारी क्या कर सकता है, वो दे सकता है। ये वाली बात हो गई कि मतलब दोनों दोनों, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट सीधा ये निकला प्रोवाइजो का कि भैया हमें क्या देना है, जानकारी देना है, किसके बारे में जानकारी देना है, टेनेंसी के बारे में, कि भैया हम एक किराएदार रख रहे हैं और किराएदार को जानकारी क्या देना है कि हम इस लैंड लॉर्ड के मकान में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट यही है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो खुद एग्जीक्यूट करके चले जाओगे, और दोनों ने अगर ज्वाइंटली एग्रीमेंट बनवाया है तो पेश कर दीजिए, तो भी काम बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके सबसेक्शन 3 पे बात करते हैं। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, गर्मी बहुत है यार। सबसेक्शन 3, every agreement referred to subsection first and required to be executed under subsection 2 shall be such format and such manner within such period any may prescribed के बारे में बात करता है। क्या बात करता है, ये बात कर रहा है भैया टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है, टीनेंसी एग्रीमेंट। टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में क्या बात करता है, टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में ये बोल रहा है कि यह आपने क्या किया है, रेफर या रिक्वायर टू एग्जीक्यूट, दो चीजें, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ना, अभी पढ़ाता हूँ, रिफर्ड और रिक्वायर टू अपेक्षा है ना, टीनेंसी एग्रीमेंट में रिक्वायर टू अपेक्षा है यार, किसी को रेफर कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसा कि विहित किया जाए, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब विहित रीति से, प्रिस्क्राइब्ड मैनर विहित रीति से, सच मैनर या सच टाइम पीरियड, प्रिस्क्राइब्ड मैनर या टाइम पीरियड, दो चीजें, जैसा कि विहित समय हो, जैसा कि विहित रीति से, ठीक है, उस फॉर्मेट में होगा।
अभी नहीं क्लियर हुआ होगा, अब अपन इसकी लैंग्वेज जैसे ही पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है कि भैया जो 1 और 2 में बताया गया है, ठीक है, 1 में क्या बताया, डायरेक्शन दिया था, निर्दिष्ट किया था, और 2 में उसके अधीन निष्पादन के लिए अध्यपेक्षा की गई थी, है ना, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर एग्रीमेंट हो गया, अगर क्या हमने अभी पढ़ा 1 में कि अगर एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट जॉइंटली है तो आप किसके पास जाओगे, आरसी के पास जाओगे, और उसमें फेल रहेगा, मतलब रेफर किसको कर रहे हैं यहाँ पे, आरसी को कर रहे हैं अपन, टीनेंसी एग्रीमेंट, ठीक है। और रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट जिससे बात करते हैं अपन, किससे बात कर रहे थे, टीनेंसी मतलब टीनेंट से, तो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, आप रिक्वायर्ड की एग्जीक्यूट करने की क्या करते हो, अपेक्षा करते हो, तो किस रीति से वह जैसा कि विहित किया जाए वैसे ही प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और रीजनेबल टाइम में, तो भैया आपका साइन लगना है रीजनेबल टाइम में कीजिए, ठीक है, 30 दिन, ठीक है, 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन, जैसा भी ठीक लगे उस हिसाब से, और उसी फॉर्मेट में होगा जैसा कि विहित किया जाए। क्लियर बात, ये था आपका सेक्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या बात करता है, सेक्शन 5 बात करता है टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में, बात कर रहा है कैसा, रेंट टू बी एग्रीड, क्या बात कर रहा है, भाड़े से भाड़ा सहमति के अनुसार। सेक्शन 5 क्या कर रहा है भैया, आपका जो भाड़ा है वो सहमति के अनुसार है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों चलने दो, तो सुविधा हिंदी को भी रहेगी और इंग्लिश वाले को भी रहेगी। रेंट टू बी एज एग्रीड, यही लिखा है ना, एग्रीड, ठीक है। इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा, इसकी लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, वाद सुविधा के लिए देय भाड़ा इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा होगा जैसे कि भवन स्वामी किराएदार के बीच तय किया गया था। मतलब जो आपको एग्रीमेंट में लिखा था वह क्या होगा, वह जो तय किया 5,000 रुपये हैं एक घर के रेंट का, तो आपने तय कर लिया है, उस पर आपने टेनेंट ने भी बता दिया कि ठीक है 5,000, लैंडलॉर्ड भी सहमत, आप भी सहमत, तो वही वाली बात हो रही कि सहमति होनी चाहिए उस भाड़े को लेके, ठीक है, तय हो गया। तथा इस सुविधाओं के तौर पर पृथक तौर पर तय किया जाए और देय प्रभाव शामिल नहीं होगा, तद अनुसार देय होगा। आपको तो फैसिलिटी देखनी है ना, हर किराएदार क्या देखता है, फैसिलिटी देखता है, ज़्यादा फैसिलिटी ज़्यादा खर्चा, कम फैसिलिटी कम खर्चा, ठीक है, यही वाली बात करता है कि आप एग्रीड कौन होगा, एक तो आपका भाई साहब टीनेंट होगा, दूसरा आपका जो भाई साहब है वो लैंडलॉर्ड होगा, दोनों के बीच में रेंट की क्या होती है, रेंट को लेके कंसेंट होती है, सहमति, आपसी सहमति होनी चाहिए, और आपसी सहमति हो गई तो तय हो गई। और दूसरी चीज़ जो उसकी बात करता है फैसिलिटी, सुविधाओं के बारे में बात करता है, वो सुविधाएं अगर अलग से आप उसको एसी देते हो, अलग से आप उसको फ्रिज देते हो, अलग से आप उसको टीवी देते हो, तो ये सुविधाएं आपको किस में लिखनी पड़ेगी, एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। और अगर इनका रेंट भी अलग से आप तय करते हो तो वो भी आप वसूल सकोगे, अन्यथा आप जो एग्रीमेंट में डिसाइड है। और अगर कंसेंट ना हो, ये तो कंसेंट की बात थी, दूसरी चीज अगर कंसेंट ना हो, अगर कंसेंट ना हो किसकी, टीनेंट, लैंडलॉर्ड बोल रहा है, टीनेंट बोल रहा है नहीं सर मुझे तो यार ये वाली जो चीज़ है आपकी जो एसी टीवी फ्री में दे दो, और लैंडलॉर्ड उस पर मान नहीं रहा है ना, तब क्या होगा, तब एक कंडीशन समझ में आएगी कि ये एग्रीमेंट इसका किराया वो किराएदार नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जब सब सेक्शन 2 बोलता है अगर कंसेंट नहीं है तो जैसा कि दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से काम चलेगा, वो बोलता ठीक है टीवी दे देता हूँ बाकी चीज़ें नहीं देता हूँ, इस टाइप से अगर बोल दे तो बोल दे, है ना। इसका जो सब सेक्शन 2 है बहुत मोस्ट IMP है, आपका प्री का क्वेश्चन बनाता है। क्या बोलता है कि 1 तारीख 11वां महीना 2023, ठीक है 23, और 1 तारीख 11वां महीना 12वां महीना 23, इसको आपको क्या देना है, रेंट देना है। मतलब 1 तारीख के पहले पहले आपको क्या देना है, रेंट देना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, आप लोग भी देते होंगे। लेकिन इसमें ये बोल रहा है छत्तीसगढ़ में क्या बोल रहा है कि जब तक कि अन्यथा सहमति ना हो, कंसेंट ना हो, तब तक प्रत्येक किराएदार भाड़े का भुगतान ठीक आगामी माह के लिए जो भाड़ा दे है 15वें दिन तक करेगा। मतलब जब तक कि अन्यथा सहमत ना हो, मतलब जैसे कि कैसा सहमत, उनने बोला कि सर भैया आप 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक का क्या देंगे, हमें किराया देंगे, मतलब हर
30 तारीख को आपका किराया आ जाना चाहिए। लेकिन किराएदार क्या बोल रहा है? किराएदार बोल रहा है कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा जो किराया, मैं तो आपके पास 3 तारीख से रहने आया हूँ, है ना। इस टाइप से अगर बात होती है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, किसकी लेके? कंसेंट को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके हो जाता है, या नल में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इस बार का किराया नहीं दूंगा। तो भैया किराएदार कितने दिन में पैसे दे सकता है? 15 दिन के भीतर भीतर पैसे दे सकता है, 15 डे। और 15 डे आप याद रख सकते हो, 5 3 15, मतलब 5 जहां है वह 15 दिन की बात बोलता है कि भाड़े की सहमति के अनुसार आपको क्या देना पड़ेगा? आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सहमति ही नहीं हो भाड़े पे, मान के चलो आप, वो बोल रहा है कि भैया 5500 करेंगे इस महीने से, ठीक है, तो बोले नहीं हो पाएगा सर, ठीक है, और पता चली तारीख आ गई आपकी 1 से लेके 1 तारीख, है ना, तो आप क्या करोगे? 1 से 15 दिन के भीतर भीतर आपको क्या देना पड़ेगा? फिर किराया देना पड़ेगा। मतलब 15 दिन की छूट है, आप लोग आपसी जो मतभेद हैं आप लोग बना क्या करो, उसको सेटल कर लो, है ना। ये वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पे। क्लियर तो हो रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके भी समझा रहा हूँ, है ना, और समझ में आना ही चाहिए यार। रेंट कंट्रोल है, आप किराएदार भी हो सकते हो, आप मकान मालिक भी हो सकते हो, तो समझ में तो आना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखो लेकिन छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल बहुत अच्छा है ना। इसमें फेयर ट्रायल देखने की बात मिलती है आपको, मतलब फेयर चीज़ देखने को मिलता है आपको, है ना। जो आप एमपी का पढ़ोगे तो एमपी में किराएदार के लिए कुछ ज़्यादा ही सुविधाएं हैं, है ना। चलिए 6, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, भाड़ा नियंत्रक अधिकरण का गठन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। फर्स्ट वाला जो सबसेक्शन है हमने अभी उसके डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था। तो सेक्शन 6 पे बात करते हैं। सेक्शन 6 बात करता है आरसीटी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में, जो क्या करता है? बात करता है कि कब गठन हुआ था। इस अधिनियम के प्रभावशील होने के 30 दिन के भीतर भीतर, जैसे ये 2011 का एक्ट बना, इसके कितने 30 डेज के भीतर क्या होने लगे? डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट किस किस के बीच में होते हैं? लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या होने लगे भाई साहब? डिस्प्यूट होने लगे, ठीक है, 30 दिन के भीतर भीतर। तब क्या है? अब भैया जो आपका जो रेंट कंट्रोल है इसको प्रभावी तो बनाना है, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, है ना। तो अब इनके डिस्प्यूट को, शिकायतों को और अपराधों के न्याय निर्णय को विचारण हेतु, मतलब 3-4 काम है। डिस्प्यूट का क्या करेंगे? ये डिस्प्यूट होने लगे तो इनका जो वर्क डिसाइड कर दिया कि भैया आपको क्या करना है? डिस्प्यूट को क्या करना है? आपको सेटल करना है, पहली चीज, ठीक है। आपको ऑफेंस का जो अपराध होता है उसका क्या करना है? एडजुडिकेशन करना है, न्याय निर्णयन करना है, ठीक है। और क्या करना है? आपको भैया ट्रायल करनी है उस अपराध की, है ना। तो ये इनके क्या कर दिए? काम दे दिए, ठीक है, ठीक है। और ये काम किस पर्पस से दिए? ये पर्पस अगर डिसाइड करा जाए कि किस पर्पस से काम दिए, तो वो पर्पस ये निकलेगा कि जो टीनेंट है और जो अपना लैंडलॉर्ड है, इन दोनों के राइट एंड लायबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनको रोकने के लिए। मतलब अगर किसी टीनेंट का राइट जा रहा है तो उसका क्या करने के लिए? रोकने के लिए। अगर उसकी लायबिलिटी है लैंडलॉर्ड की कि वो इतनी सुविधाएं दे, तो उसको क्या करने? ऑर्डर देने के लिए। तो ये कौन है? ये कौन करेगा? ये भाई साहब अपने आरसीटी मतलब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को रेगुलेशन करना और कंट्रोल करना, मेन पर्पस क्या है इसका? रेंट को रेगुलेट करना और क्या करना? उसका कंट्रोल लगाना। ये दोनों भी काम किसके हैं? रेगुलेशन और कंट्रोल, ये भी आरसीटी के हैं, है ना। ये पूरा आपका प्री है, अगर आप एक एक वर्ड भी देखोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये किसके हिसाब से बना था? तो आर्टिकल में आपने सेक्शन पढ़ा होगा 323 के बी में, जो ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, वहां पे और अच्छे से जाके आप पढ़ लेना, उसी के अनुसार यहाँ पे पढ़ा है। मतलब हाई कोर्ट की पावर हो जाती है इसको भी, ठीक है। ये वाली बात हो गई। एक्सप्लेनेशन जरा आप देखिएगा, क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन, मैटर इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैटर इन रिलेशन टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। संपत्ति के अंतरण या किसी भी संपत्ति पर स्वामित्व के विवादों के संबंध में
विषयों पर या विधि द्वारा न्यायालय द्वारा सुसंगत अंतर विचार किया जाता रहेगा। मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो मैटर ऑफ रिलेशन का मामला बनाता है, किसका मामला बनाता है? मैटर ऑफ रिलेशन। जैसे कि जो हम देखते हैं क्या है, दो चीज़ों के बारे में बात विचार करता है। कौन सी दो चीज़ हैं? थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, या यहाँ पे दो चीज़ों पे क्या करता है? वो विचार करता है। उल्टा लिख दिया, चीज़ों 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 पे क्या करता है? विचार करता है, सोच विचार करता है। एक तो आपका है TPA, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, और दूसरा जो इसमें वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है कि किसी भी संपत्ति के स्वामित्व, पोजीशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में। स्वामित्व, उस संपत्ति के स्वामित्व पर क्या करता है? विचार करता है। जैसे कि क्या होता है कि टेनेंट क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है ना। तो या किसी को प्रॉपर्टी बेच देता, मकान मालिक को पता नहीं है, मकान मालिक बाहर रहता है, तो इन चीज़ों का डिस्प्यूट जो सुलझाएगा वो कहाँ जाएगा? मैटर आपका RCT में जाएगा। तो ये अपना क्या था? एक्सप्लेनेशन था कि RCT में क्या जाएगा? आपका मैटर जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया एक्सप्लेनेशन? कि दो चीज़ों पर विचार या विवाद, दो चीज़ों के विवाद पर क्या करता है? वो विचार करता है। एक तो संपत्ति से रिलेटेड है, ओनरशिप को लेकर, और दूसरा आपको ट्रांसफ़र को लेकर अगर है तो उस पर क्या करेगा? वो विचार करेगा। चलिए, इसका जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 ये बात करता है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बात करता है विधि न्यायालयों द्वारा विधियों के सुसंगत के मतलब अगर जो कोई भी कोर्ट बाय लॉ चल रहा है, कोई एग्जिस्टेंस लॉ चल रहे हैं, उस पर भी क्या कर सकता है? वो विचार कर सकता है। ये वाली बात है सबसेक्शन 2 जो बात करता है वो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है सबसेक्शन 2? अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। अब भैया RCT ट्रिब्यूनल का कोई ना कोई चेयरमैन होगा, कहीं ना कहीं सदस्य होंगे, ऐसा तो है नहीं है, मेंबर से ही चलता है चीज़, है ना। तो पहले हम देखेंगे चेयरमैन की, कि भैया चेयरमैन की क्या योग्यता होती है, चेयरमैन कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बनाता है, कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, है ना, क्या करती है? चेयरमैन बनाती है। अब किसको बनाएगी? तो वो बनाएगी भैया जो रिटायर्ड, कौन होते हैं? हाई कोर्ट जज। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को बनाती है। और दूसरा को इसको बनाएगी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। इन दोनों को क्या कर सकती है? वो क्या करा सकती है? चेयरमैन बना सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा बात करते हैं, ये था चेयरमैन, दूसरा आपने है मेंबर। अब मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो मेंबर, ट्रिब्यूनल में अदर मेंबर होंगे। इस ट्रिब्यूनल में क्या बोलते हैं? चेयरमैन के अलावा मेंबर होंगे। ठीक है, अब जो मेंबर होंगे, जैसा कि समय समय पर प्रदर्शित किया जाए, है ना, ये वाले मतलब मेंबर कितने होंगे? मेंबर होंगे मिनिमम 2। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, ये आपके क्या का क्वेश्चन है? प्री का क्वेश्चन है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त अध्यक्ष के रूप में और अधिकरणों में से अन्य सदस्य, अधिकरण में से ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो राज्य शासन समय समय पर निश्चित करें। मतलब मेंबर को भी अपॉइंट कौन करता है भैया? वो भी स्टेट गवर्नमेंट करता है ट्रिब्यूनल में। और मेंबर की संख्या कितनी बता दी? 2, मिनिमम 2 से अधिक हो सकते हैं। क्लियर? 2 से कम किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें अब अपन। योग्यता क्या होनी चाहिए भैया? योग्यता अगर देखी जाए किसकी? आपके मेंबर की। तो क्या मेंबर की योग्यता है कि भैया वो गवर्नमेंट सचिव के पद पे हो, सचिव की रैंक का इंसान होना चाहिए। मतलब डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक का क्या होना चाहिए? आपका इंसान होना चाहिए। चलिए,
और उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जुडिशियल सर्विस में। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, मानी जाती है। ठीक है, अब इसका 3A क्या बोलता है, किन्हीं कारणों से अध्यक्ष को पद अगर रहते हैं तो राज्य शासन सदस्यों में से किसी को भी क्या बना सकती है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का जो प्रावधान है वो 3A में क्या है, पूछा जाता है आपसे, सबसेक्शन भी पूछ ले कि कौन से सबसेक्शन में है, तो आप बता सकते हो कि 3A में है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कैसे बनाएंगे, जब चेयरमैन क्या होगा, वेकेंट होगा कि एब्सेंस होगा, क्या लिखा है, वेकेंट, रिक्त है, उसका जो पद है वो है वेकेंट। अगर वेकेंट है तो फिर क्या करेंगे, इन मेंबर में से किसी एक को क्या बना देंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना देंगे। क्लियर। और इसका जो 4 बात करता है वो 4 बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर टू रजिस्टर द ट्रिब्यूनल हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज क्लास 1 रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मोस्ट आईएमपी सेक्शन। आप आईएमपी लगा लीजिए इसमें फटाफट। ठीक है, 2014 में अमेंड हुआ है, लगा लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है कि राज्य शासन अधिकारी का अधिकरण का रजिस्टर करेगी, रजिस्टर नियुक्त करेगी, और जो व्यवहार न्यायाधीश के वर्ग 1 के प्रथम और उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा। मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को हमने अपॉइंट किया, और चौथे में हमेशा याद रखना, और चौथा जो बोलता है वो चौथा ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट, कौन भैया, स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर, किसके लिए, ट्रिब्यूनल। ठीक है, और वो ऑफिसर कौन कहलाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफिस होता है ना जिसमें रजिस्ट्रार होगा, तो एक ट्रिब्यूनल में कौन बनाएगा, रजिस्ट्रार बनाएगा, एक ऑफिसर नियुक्त करेगा। और वो ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्या है, किसको बनाएंगे, योग्य भी तो होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीजे क्लास 1 और डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब डिप्टी उप सचिव की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, सेक्शन 6 था। कोई एक पॉइंट बच रहा है, जी हाँ, अपना बच रहा है 5, सबसेक्शन 5 पे देखिए, देखिए सबसेक्शन 5 अब मैं मिटा रहा हूँ, है ना, देख लेना आप लोग सबसेक्शन 5। चलिए सबसेक्शन 5 बात करता है फॉर्म ऑफ द डेट, क्या बात करता है, फॉर्म ऑफ द डेट, ट्रिब्यूनल बिकम्स फंक्शनल, ट्रिब्यूनल बिकम्स फंक्शनल विच द डेट सेल पब्लिश्ड स्टेट गजट jurisdiction of all court एक्सेप्ट द jurisdiction सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन। हाँ, मतलब सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि ट्रिब्यूनल बिकम फंक्शनल, कैसे काम होगा, देखो 5 का, ठीक है, कैसे, ये होगा फ्रॉम द डेट, कौन सी, ठीक है, जो राजपत्र में, मतलब स्टेट गजट, स्टेट गजट जिसको बोला वो वाली डेट, स्टेट गजट वाली डेट है ना, उस दिन से प्रकाशित की गई स्टेट गजट वाली डेट क्या की है, पब्लिश की है, वो वाली डेट है। ठीक है, उस दिन से अगर जो ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, फंक्शनल कर रहा है आपकी, है ना, तो ये वाली बात है क्रियाशील, फंक्शनल को बोला जाता है क्रियाशील, है ना, थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी देख लिया जाए। ठीक है, तो उस दिन से क्रियाशील होगा। ठीक है, तो वो जो एक्ट कर रहा है वो आर्टिकल 136 जो कि क्या बात करता है, सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका लगती है वो, ठीक है, और जो रिट जारी करी जाती है 226 और 227 के तहत, है ना, कहाँ पे, हाई कोर्ट, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा जो भी कोर्ट हैं, ऑल कोर्ट, जो भी कोर्ट हैं, ऑल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा,
जूरिसडिक्शन अधिकारिता, ठीक है, जूरिसडिक्शन रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स क्लियर हुआ। ये मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि जब ट्रिब्यूनल क्रियाशील होगा तो उस दिनांक से जिस दिनांक से स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है, तो आर्टिकल 136 और 226 में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट लगाने की पावर है, इसके अलावा सभी कोर्ट को क्या होगा, उस मैटर में जुरिसडिक्शन होगा, अधिकारता होगी, ठीक है। और जुरिसडिक्शन ट्रिब्यूनल को एक्सक्लूड माना जाएगा, और ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन को क्या किया जाएगा उस टाइम पे, एक्सक्लूड, अपवर्जित माना जाएगा। मतलब अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता हो तो अपवर्जित माना जाएगा। और ऐसा जो मैटर है, ये मैटर जो हैं, अगर वो ट्रिब्यूनल के मैटर में आते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन में आते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना, ये वाली बात क्लियर। आइए 6 प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो तथापि अधिकरण की स्थापना तत्काल पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों या समय समय पर संशोधित पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है ना। तो वो वाली बात हो गई कि अगर पहले से अगर पेंडिंग पे मामला चल रहा है तब तो यही करेगा, नहीं तो अन्यथा आपका जो प्रोविजन 5 बोल रहा है वही वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन सबसेक्शन 6, अधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा, हेडक्वार्टर के बारे में अगर बात करता है तो कहाँ लिखा है वो, हेडक्वार्टर के बारे में सबसेक्शन 6 में लिखा है। आप याद कर लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, रायपुर। कहाँ है भैया, रायपुर, जहाँ पे पेपर होते हैं, है ना। राज्य शासन अधिकरण द्वारा मामले की सुनवाई अधिसूचना द्वारा अन्य स्थान नियत कर सकेगा, जैसा कि मतलब मेन तो क्या है, हेडक्वार्टर है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन रायपुर को क्या बना सकता है, बिलासपुर, मतलब अन्य स्थान घोषित कर सकता है ना, ये वाली बात है। आइए 7 पे बात कर लेते हैं कि 7 क्या बात करता है। 7 देखिए, अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के निबंधन सेवा शर्तों की ऐसी शर्तें होंगी जैसा कि राज्य सरकार क्या करे, मतलब 7 बात करता है टर्म और कंडीशन के बारे में, सेवा शर्तें जो कि आप बोलते हो, ठीक है। तो जो सेवा शर्तें हैं, और सेवा शर्तें दो लोगों की होती हैं जिसको अपन ने क्या किया, अपॉइंट किया है, एक तो चेयरमैन और दूसरे होते हैं मेंबर। तो ये कौन डिसाइड करेंगे सेवा शर्तें, वो भी अपना भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। बहुत ही एक एक चीज आपको तोड़ तोड़ के मैंने लिखवा दी है, आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं अगर लेना है आपको, है ना। और सिंपल है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, और ये हो सकता है कि कल की क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाए। आज तो थोड़ा सा क्या है, गर्मी भी ज़्यादा है ना, तो ये क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, ये वाली बात है। चलिए अब आरसी, आरसीटी के बारे में पढ़ लिया, तो आरसी के बारे में भी पढ़ लो, इसके बाद दोनों के एक्ट और ड्यूटी बाद में देखेंगे। सेक्शन 7 ये बात करता है आरसी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गठन के बारे में बात करता है कि भैया आरसी का गठन कैसे होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में, ठीक है, या तो एक से अधिक क्या कर सकते हैं, रेंट कंट्रोलर आप क्या कर सकते हो, अधिकारी अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन रैंक क्या होनी चाहिए भैया, रैंक भी तो होनी चाहिए, किसी मुंह उठा के किसी को भी थोड़ी बना सकते। किस रैंक का होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर की रैंक का होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर की रैंक का होना चाहिए इंसान, ठीक है। और इसका जो वर्क है वो डायरेक्ट करेगा कौन, अब जब डिप्टी कलेक्टर बोल दिया तो डायरेक्ट तो आपको कलेक्टर ही करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, ये वाली बात थी। क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए, और सबसेक्शन जो 2 बोलता है इसका, ये बोलता है कि जो आरसी होगा वो आरसीटी के अधीन होगा,
आरसी होगा, आरसीटी के अधीन होगा। क्लियर हुआ आप लोग सभी को? आप सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट इनके एक्ट और ड्यूटी के बारे में, और कल हमारी लास्ट रहेगी। कल हम इसको रेंट कंट्रोल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।